बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जाली वैक्सीन का जो इंदराज था उसमें जो हक़ाइक़ सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किए, उसी की तस्दीक मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से की गई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हमने जो अपने प्रोग्राम में बात की थी कि नवीद जो जर्मनी में है वो कौन है, उसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राबिता क्या है। तो आज मजीद हकाइक जो मंजर आम पे आए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस नंबर से इंदराज करवाया गया, फिर 5 सिम्स जो ऐसी हैं जिनसे उसको रीचेक किया गया, उनकी जो तफसीलात हैं वो भी मजीद आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें केस जो है वो मंतकी अंजाम की जानिब गामजन है। हकाइक मजीद क्या मंजर आम पे आए हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जाली वैक्सीनेशन स्कैंडल की अंजाम की जानिब पहुंच रहा है, इसके पीछे जो मुहर्रिकात थे क्या मंजर आम पे आ चुके हैं या अभी आना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज हम दोबारा एक पोस्टमार्टम करते हैं कि वो स्कैंडल जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई की कोशिश की गई, हुकूमत अपोजिशन दोनों तरफ से बड़े बड़े उस पर बातें हुई, बड़े टीवी टॉक शो हुए, लेकिन कोई असल हकीकत तक ना पहुंच सका। हमने पहले जो बताया उसकी तस्दीक हो गई तमाम इन्वेस्टिगेशन में। अब मैं ये तस्वीर सामने लेके आया हूँ, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब ज़रा तस्वीर वो दिखाएं, वायरलेस सेट के साथ जो है वो नवीद जो जर्मन में है, जिसके मतलब कहा जाता है जनाब उसने भेजी अपने व्हाट्सअप से भेजा, ये है नवीद जिसकी तस्वीर आ रही है, सरकारी गाड़ी के साथ है, सरकारी गाड़ी और ये सरकारी वायरलेस सेट। इस वायरलेस सेट पे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म की आमद, अहम तरीन ऐलानात, हर चीज़ इस वायरलेस सेट पे होते हैं। गौर करें कि एक प्राइवेट शख्स एक वायरलेस सेट के साथ बैठा हुआ है। ये वायरलेस सेट किस सरकारी अफसर का हो सकता है? ये वायरलेस सेट जो है वो कौन इस्तेमाल करता होगा? किस तरीके से इसके पास पहुंचा, ये उस जगह पर किस तरह पहुंचा और ये उस वायरलेस सेट और सरकारी गाड़ी को किस तरह इस्तेमाल करता होगा? ये उस वक्त की तस्वीरें सब कुछ है जब मुस्लिम लीग नून का दौर था। यानी इसके रूट्स कितने करीब थे हुकूमत के, सरकारी अदारों के, कितना करीब तरीन शख्स था। ये है वो नवीद, ये इस तस्वीर को स्टॉप करेगा अगर आपको नजर आए, ये है वो नवीद जिसके मुताल्लिक आज सब जानना चाहते हैं, जिसको कहा गया कि जर्मन से उसने भेजा। और मज़े वाली बात बताएं आपको, अहम इंकशाफ करें, इस नवीद ने और जो 2 गिरफ्तार लोग हैं, इन तीनों के पास मियां नवाज शरीफ का इतना कंप्लीट डेटा था कि जो उनकी फैमिली में से कोई किसी को कोई और दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। ये एक नवीद अल्ताफ़ है, ये और नवीद अल्ताफ़ है। ये वो नवीद अल्ताफ़ है जो वहां पे इसका हेड था कंप्यूटर सेक्शन का, और इसकी आईडी आप पे चले जाए, मियां नवाज शरीफ, ये है वो जो हेड था, इसकी आईडी पे चल जाए, नवाज शरीफ की तस्वीरें हैं, मुस्लिम लीग नून की तस्वीरें हैं। अब ताने बाने मिलाते हैं, इस पे पर्चा नहीं हुआ, ये उसमें नहीं है, लेकिन इसका आईडी सारा इस्तेमाल होता था। अब वो नवीद जो जर्मन में बैठा है उसकी तस्वीर किसके साथ है, वो ज़रा नवीद की तस्वीर फिर आप ज़रा प्रोड्यूसर साहब एक दफ़ा दिखा दें कि ये नवीद बैठा है, ये भी उसी की तस्वीर है। अब वो नवीद जो मुस्लिम लीग नून का चहेता था, ये है, ये एक सरकारी गाड़ी के साथ है और उसके बाद सरकारी वायरलेस सेट। आपको पता है इस्तेमाल करना जिसका है, अगर वो और जो इस्तेमाल कर रहा है वो, इन दोनों पे FIR होती है। ये सरकारी वायरलेस सेट का साथ है क्योंकि इनके वालिद मोहतरम स्पेशल ब्रांच में मुलाजम थे। ये इनके वालिद जो है वो स्पेशल ब्रांच में थे जिनका नाम वहीद अहमद। अब तो अदारों को चाहिए कि सारी परसू करें। ये नवीद उसी तरीके से अपने वालिद के सरसू को इस्तेमाल करता है, वायरलेस सेट भी इस्तेमाल कर रहा है, ये उनका है या किसी और का है या किसी और अफसर का है, ये तो अदारों को चाहिए पता करना। ये नवीद जो है जो जर्मन में चला गया है वहाँ से इस्तेमाल करता है, यहाँ पे बैठ के इस्तेमाल करता है, हर चीज़ उसके साथ होती है। साथ इसको आशीर्वाद हासिल होती है उसी अस्पताल के डॉक्टर सलमान जो अरसा दराज से वहाँ पे है, और हमीद जो एक टेक्नीशियन है वहाँ पे। हमीद जो है वो एक लैब का हेड है। अब मज़े वाली बात है कि वो लोग जो शुरू से वहाँ पे हैं, जिनका नून लीग से बड़ा गहरा तल्लक था, उनमें से डॉक्टर सलमान साहब जो है उस कमेटी के भी मेंबर थे जो इंक्वायरी कर रही थी। आप ये अंदाज़ा लगा लें। हमने आज तो एक अपने प्रोग्राम में तस्वीर सामने ले आए हैं नवीद की कि असल नवीद कौन है, बड़े हर तक जाना। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ,
इन तीनों लोगों के मोबाइल में, नवीद तो भी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो जर्मन बैठा है। कहते हैं इंटरपोल के जरिए वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। सियासी बयान है या फिर लाया? सियासी बयान है जी, अभी तक नहीं ला रहे, क्योंकि वो मुझे पता चला है कि जर्मन से भी आगे निकल गए। ये बड़ी कन अब जब इनसे तफ्तीश की गई है, तफ्तीश की असल चीज़ सामने लाते हैं, वो टेलीफोन नंबर सब है, पता चलता है कि इन लोगों को जैसे ये इल्म होता है कि जनाब ये सारा कुछ हमारे साथ होने वाला है, हम गिरफ्तार हो सकते हैं, तो ये फौरी तौर पर ये लोग अपने मोबाइल से डाटा उड़ाने की कोशिश करते हैं। 2 मोबाइलों से डाटा उड़ा दिया जाता है। उस डाटे में क्या है? नवाज शरीफ के इनकम टैक्स के कागजात, मियाँ नवाज शरीफ के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए कागजात, मियाँ नवाज शरीफ का टोटल डिटेल, मियाँ नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड, मियाँ नवाज शरीफ का तमाम सामान, और साथ में मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन शख्सियत की के बड़े करीबी साथी का इनको वो व्हाट्सएप पे मैसेज, जिससे साबित हुआ कि ताने बाने कहाँ से मिले, और मकामी तौर पर कुछ अहम रहनुमाओं को इससे बेखबर रखा गया, उनको नहीं बताया गया। लेकिन ऊपर से पूरी एक प्लानिंग के तहत गेम चली। गेम चलने के बाद जब इनको ये भी फिर मैसेज आता है कि अपना डाटा डिलीट कर दो, और टारगेट एक ही होता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जलील करो, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जाओ, यानी कि सर्टिफिकेट जाली हैं, फला जाली है, फला जाली है, जाली यहाँ पे एंट्रियाँ हो रही हैं, जिसकी मर्जी एंट्री कर लें, कोई पूछने वाला, इंटरनेशनल सतह पे लेके जाना, जिसका मरियम ने बयान भी दिया ना, आपको याद होगा। जी जी। अब एक सवाल मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा अहम दारे के, मैंने कहा ये जो सलमान, ये जो है नवीद, ये जो इसकी तस्वीरें मुझे मिल गई हैं जिसमें ये वायरलेस सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरह कर रहे हैं? जो शख्स एक सरकारी वायरलेस सेट इस्तेमाल कर सकता है, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है नून लीग के दौरे हुकूमत में, और उन्हीं के लोग अब भी यहाँ पे मौजूद हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको किसकी किस जगह आशीर्वाद हासिल थी। 3 अदारे इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तस्वीर भी सामने ले आए हैं, वायरलेस सेट भी सामने ले आए हैं, मैंने आपको मोबाइल डाटा भी बता दिया है, और मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले दिनों में और भी बड़ा कुछ होने वाला है। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो फिर आगे बढ़ के हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नूनी इख्तलाफात के हवाले से, जिसकी कुछ आज तस्दीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी की है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान हम चलवा दें कि जो उन्होंने कुछ इशारा दिया है कि इख्तलाफात हाँ हैं और किस सतह पे है। नाज़रीन, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है तो खुदा के लिए अपने सफों में जो है इत्तेहाद पैदा। इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। हम जैसे जो वर्कर हैं नवाज शरीफ के, उनका नवाज शरीफ से जब रिश्ता है जो, उसको अगर आपने निभाना है तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। भट्टी साहब क्या कहते हैं? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं हमजा शहबाज साहब, हमारे तरीका कार और आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान है, हमजा शहबाज कुछ और बयान देते हैं, मरियम नवाज उसके मुखालिफ बयान देती हैं। आज शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं नून से मीम निकलने की बात कर रहा था, शीन निकलने की बात कर रहा था, लेकिन अब तो कुछ और निकलने वाला है। भाईजान, सबसे पहले तो आपके भोलपन पे और आपकी सादगी पे और आपकी ट्रक की बत्ती पे मैं बड़ा हैरान हूँ। और मुझे राना अजीम और आप और इतना लंबा एक्सपीरियंस जर्नलिज़म का, और उसके बाद ये आप अंदाज़ा करें यार, महज़ब मुआशरे में जहाँ कोई थोड़ा सा आइन कानून, थोड़ा सा इखलाकियात, मंतक, असूल की बात हो, यानी ये वही मरियम नहीं है जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी की थी। ये वही मरियम नहीं है जिन्होंने कहा है कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब वही नहीं है जिन्होंने कहा था जनाब स्पीकर। शहबाज शरीफ साहब वही नहीं है जो एक तरफ मिसाके जमहूरियत की बड़े भाई ने, और दूसरी तरफ ये जिसमें एक नुक्ता था कि सर्विंग जनरल से नहीं मिलना, और ये और चौधरी निसार 12 मुलाकातें जनरल कियानी साहब से कर ली, और जब नवाज शरीफ से पूछा तो उन्होंने बड़े भोलपन में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं, और आप इसको बयानिया कहते हैं। बयानिया तो यार, बयानिया तो असूल पे खड़ा होता है, मंतक पे खड़ा होता है, इखलाकियात पे खड़ा होता है। बयानिया का कोई नस्ब व लयन होता है। ये एक घर है जो एक आडट लेस, परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत को, जो इनको ही अंडे बच्चे देती है, उनको बचाने के चक्कर में और गद्दी अपने घर में रखने के चक्कर में हुआ क्या है। ये गुड का
बैड काप का खेल है जो नेक्स्ट लेवल में शामिल हो गया। हुआ क्या है हुआ ये है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। चढ़ाइयाँ जो कर चुके थे, जो गुजरांवाला जलसे से आगे क्वेटा तक के इस्तीफे आर पार सब कुछ फ्लॉप हो चुका। उसके बाद जब मज़ाहमत करने का वक्त था उस वक्त मज़ाहमत ना हुई, जब मफामत करने का वक्त था उस वक्त मफामत ना हुई, और उसके बाद 2023 का इलेक्शन सर पर है। आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम्स करना, इसको पार लगाना है, और केसेस हैं, नाअहलियाँ हैं और सियासत करनी है। इक़्तिदार से ज़्यादा देर ये बाहर रहने के काबिल नहीं है। 2023 में इनको इक़्तिदार ना मिला तो ये फारिग हो जाएंगे। और 80% मुस्लिम लीग के जिनके डीएनए में ना इhtजाज है, ना मज़ाहमत है, ना इनकलाब है, ना सिविलियन बालादस्ती है, ना वोट को इज्जत दो है, वो एक बरादरी और क्या आप समझते हैं कि 23 में वो क्या करते हैं? वो कहते हैं 23 में अगर बाकी किसी को भी इन तीन जमातों को, तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनमें से जिसको ना इक़्तिदार मिला वो वैसे ही फारिग हो जाएंगे? नहीं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा 2 जुमले रह गए कंप्लीट होने में कि जो ये वो 80% उन मुस्लिम लीगियों का दबाव है इस हाउस पर कि खुदा के लिए, एक तो जो मफरूर और मुजरम और नायल होकर बाहर बैठे हैं वो मज़े कर रहे हैं और वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए इनकलाब बर्पा कर रहे हैं मुल्क में, दूसरे जो हैं वो कोई हाथ पकड़ाई नहीं दे रहे। तो क्या करना क्या है, वो दबाव है। और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की ट्रेनिंग ही यही है, जो वो उनको सिखाया ही ये गया था। सारी उम्र इन्होंने ये किया। पहले चल जाता था कि इधर से ये कहते थे हम इदारों को साथ लेकर लड़ना नहीं है, उधर से कहते भाईजान को मनाना है, भाईजान नहीं मान रहे, और उसमें अब मरीम नवाज शामिल हो गई हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज फैमिली और नवाज फैमिली के हालात मुख्तलिफ हैं। किस तरह कि नवाज शरीफ के दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हैं और गैर मुल्की हैं और उनके पास हैं, वो खुद एवन फील्ड में। मरीम नवाज की ज़मानत कंफर्म हो चुकी है और वो केसेस जो हैं वो डिले पे डिले हैं। शहबाज शरीफ साहब के टीटियों का बड़ा मजबूत केस है, हमजा शहबाज भी इसमें फंसे हुए हैं, सलमान शहबाज मफरूर हैं, तो उनके हालात मुख्तलिफ हैं। लेकिन वो एक तो दबाव में बयान देता है, एक नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की थी वो तो ये क्लेम करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 2019 से जो उन पे तहकीकात चल रही थी उन्होंने क्लीन चिट दे दी हमें। नहीं, ये अभी तो इसकी खैर डिटेल जजमेंट आएगी। उसके पीछे हुकूमत कह रही है कि ना एसेट रिकवरी यूनिट था, ना नैब था, ना हुकूमत थी। अगर ये है तो फिर तो बिल्कुल वो केस है कि जो फ्रोज़न किस्म के उनके वो थे वो एहसास से दोबारा हो गए। दूसरी बात, ये यूएई या बरतानिया या उसमें टीटियाँ जो थी, टीटियों के जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में है। पैसा गया वापस कहाँ आया? अकाउंट्स में आया। जाली कंपनियाँ कहाँ बनी? पाकिस्तान में बनी। 20 मुलाजमों के अकाउंट्स में कहाँ पैसे गए? पाकिस्तान में गए। डमी मुलाजमीन कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। वो जो सारे निसार गुल और अली अहमद और वो सारे कहाँ थे जो वज़ीर सेक्रेटरीट वो पाकिस्तान में हैं। तो ये सारे पाकिस्तान जो असासे कहाँ बढ़े? पाकिस्तान में बढ़े। और अभी ये जो डिटेल आएगा तो इसमें पता चलेगा। लेकिन टीटियों वाला, 56 कंपनियों वाला, डेविड रोज़ वाला वहाँ है, बाकी सारे यहाँ हैं शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब और 2 केसेस जिनके बारे में जो किसी से भी पूछ लें, एक जरदारी साहब का जो केसेस है जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वो फलूदे वाला, और दूसरा ये टीटियों वाला, ये वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जिनमें कोई नहीं, बाकी कोई अगर किसी और मुआशरे में होता तो अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुके। हमारे यहाँ निजाम इंसाफ, निजाम हमारा वो सारा है। आप बड़ी अब ये बात इक़्तिदार के शहर में बैठे हैं। मरियम साहबा कहती हैं कि जनाब गुना हुआ जी एक वोट देने पे, और हमजा उसमें शरीक नहीं थी, और मैं उसमें शरीक नहीं थी, या उनके वालिद साहब की क्या इजाज़त के बगैर ये गुना हुआ। हमजा कहते हैं जी वो वक्त का तकाजा था, और आज दोनों इकट्ठे भी बैठ जाते हैं। इस पे क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं ना कि ये गुड का बैड काप का नेक्स्ट लेवल है। ये एक और ट्रक की बत्ती है। प्लीज़ मेरी कौम, इस पे आपकी मर्जी है। मियाँ दे नारे मारने ने तो मारते रहें। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, जैसे करना है तो करते रहें, क्योंकि ये जो हम पे ये मुसल्लत हैं ये हमारे अमाल की वजह से हैं। जिस दिन कौम खड़ी हो जाएगी, कौम सीधे रास्ते, नीचे हम भी देखें ना, हम भी जो अल्लाह माफ़ करे जो हमारे अंदर भी 2 नंबरियाँ हैं, फ्रॉड है, धोखे हैं, जालीपन है, वो इनसे भी ज़्यादा है। ये करतूत हैं, हमारे बुरे अमाल हैं जिनकी ये सज़ा हैं। अब मैं इस सवाल पूछना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा से, यानी कितना एक अजीब बोंगा सा बयान दिया। मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी।
आप हैं कौन? आप हैं कौन? एक नायब सदर है। जब ये गुनाह हो रहा था 10 मरतबा आपके वालिद मोहतरम जो रहबर भी हैं, कायद भी हैं, और मरियम नवाज साहब आप उस वक्त ये कि गुनाह अचानक थोड़ा हो गया था। ये तो इधर से 7 सियासतदान लीगी गए और उनको एक होटल में शहबाज शरीफ ने खाना दिया लंदन में, उसके बाद वो लेके गए एवनफील्ड में, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा हसन हुसैन को कि कुरान लाओ, कुरान लाया, फिर सारों का उन पर हाथ रखवाया कि आगे किसी को नहीं बताना, और फिर कहा कि हम एक्सटेंशन में वोट देंगे। अब 2 नंबरी देखिए, जालीपन देखिए, फ्रॉड देखिए, फिर भी हमारी कौम की से फ्रॉड क्या है कि शुरू कहां से किया? ये इंतखाबात जाली हैं, ये इंतखाबात धांधली शुदा हैं, और करवाए किसने हैं? खलाई मखलूक ने, मतलब मेरी फौज ने, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये कराए उसने हैं। अचानक दरमियान में आके उसी इस्टेब्लिशमेंट में उसी सारे फौज में सरबे सजूद हो गए और एक्सटेंशन पे वोट दे दिया। तब क्यों चुप रही थी? आपका ट्विटर 8 महीने क्यों खामोश रहता? अच्छा, जवेल, उन्होंने एक और भी कहा, जवेल लतीफ का बयानिया बड़ा शानदार है। जवेल लतीफ साहब को किसने शोकाज नोटिस दिया? नवाज शरीफ साहब ने। तो ये और नवाज शरीफ कौन है? उनके वालिद हैं, और जिनकी वो जंग लड़ रही हैं। भट्टी साहब क्या समझते हैं, अगर आपके नजदीक ये गुड कॉप और बैड कॉप की गेम है, तो फिर आने वाले दिनों में 6 माह बाद का मंजरनामा क्या देखते हैं? गुड कॉप के ऊपर बैड कॉप का खौल चढ़ेगा, या बैड कॉप जो है वो गुड कॉप को अपने रास्ते पे ले आएगा? क्या आपने खूबसूरत एक और वो नहीं कहा था पुराने ज़माने में? आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, वो जो जिसमें क्या गुड कॉप पे बैड कॉप चढ़ेगा या बैड कॉप पे गुड कॉप चढ़ेगा? यार ये क्या कसम खुदा है। अच्छा, जो आखिरी एक जुमला रह गया, बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा खूबसूरत, अक्सर बिलावल भुट्टो साहब एक फ़िक्रा, क्योंकि इनको बड़े अच्छे लोग सुना देते हैं, उन्होंने कहा ना मज़ाहमत है या ना मफामत है, ये मुनाफकत है, और यही वाकई ठीक है। अब आ जाए कि गुड कॉप पे बैड कॉप घुड़सवारी करेगा या बैड कॉप पे गुड घुड़सवारी करेगा। भाईजान, जिसका जुगाड़ लग गया, जिसका दाव लग गया, दबाव में आ गया कुछ, तो दबाव में ये कर जाएंगे और डील कर ले, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह एक ही खेल इनको आता है, डील किस तरह लेनी है, डील किस तरह लेनी है। 2 डिक्टेटर आए हैं नवाज शरीफ के जिंदगी में, एक ज़ियाउल हक साहब, उनके ये बेटे थे, वो इनको अपनी उम्र भी लगा गए, और उसके बाद और जमहूरियत पसंद इतने थे कि जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ की तो ये ज़ियाउल हक के साथ खड़े थे। फिर उसके बाद पार्टी पर किस तरह कब्जा किया वो भी लहदा है। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ IGI किस तरह बनाई वो भी एक लहदा है। मेमो गेट यूसुफ गिलानी के खिलाफ किस तरह गई वो भी एक लहदा है। ये जमहूरियत पसंद है। दूसरे थे मुशर्रफ साहब, मुशर्रफ साहब के साथ ये डील करके अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह गए कि गौस अली शाह ने कहा मैं 7 वाले सेल में था, मुझे भी बता जाते कि मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद दोबारा पासपोर्ट लेके लंदन गए और उसके बाद वापस आए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अयूब खान होते तो उसके साथ भी डील कर लेते, या खान होते तो उसको भी किसी न किसी मंत्र में उतार लेते। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि जिसका जुगाड़ भाईजान लग जाएगा, जिसका दाव लग जाएगा, वो हमजा होगा या शहबाज साहब होंगे या मरियम साहबा होंगी या नवाज शरीफ होंगे। एक बात घर में या नहीं, हमने फिर वो इनारे मारते रह जाना है, भूख हमारे घरों में नचती रह जाए, हमने इनके आगे नचते रह जाना। भट्टी साहब, 2 सवाल। क्या आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे अगर डील नहीं होती, डील या डील दोनों नहीं होती? और दूसरा, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब धमकियां देना शुरू हो गया है कि इलेक्शन का बाइकाट, क्या ये इलेक्शन का बाइकाट खुद या अपनी अपोजिशन जमातों से करा लेंगे? मौलाना साहब की पहले बात कर लेते हैं। वो तो एक समझ आने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी से भी वो खाइफ हैं कि पीपल्स पार्टी एंड टाइम पे अपना जुगाड़ लगा के निकल गई। मुस्लिम लीग से वो खाइफ हैं कि हमें कोई पूछते ही नहीं है, इंतखाबी कमेटी में बैठ जाते हैं, अंडर हैंड मफामत करने में शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का कोई पता नहीं है, जिन 26 नुकात को लेकर हम चले थे उन्हीं 26 नुकात के खुद उल्ट हो गए। तो वो उनकी तो समझ आती है कि उन्होंने पहली मरतबा भी कहा था कि सारा कुछ किया मैंने, फ़ायदे इन्होंने उठाए, तो अब भी उनका ये ख्याल है। तो उनका तो ये समझ आती है कि भाई हम भी पड़े हैं राहों में, तो वो तो ठीक है। जहाँ तक इसका नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब बड़े सियाने हैं, पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, और वो जिस तरह गए हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और इस मुआशरे और इस मुआशरे से निकल गए। हाँ, और जिस तरह इस मुआशरे से निकल गए, नहीं बहुत पहुँचे हुए, अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ साहब तो कमाल के पहुँचे हुए लोग, और सारे ये बुजुर्गाने पहुँचे हुए बुजुर्गाने सियासत हैं, और हम आप इन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इनको समझें, तो सारी उम्र इन्होंने ये किया। नवाज शरीफ साहब के जो मुशर्रफ दौर के अपोजिशन के बयानात उठा के देख लें, शहबाज शरीफ साहब के दिखा लें, यही करते रहते इक़्तिदार में आके फिर, और यही अच्छा। तो अब ये है कि मुझे नहीं लगता
वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आ जाए। मुझे नहीं लगता। नवाज शरीफ साहब वो ना गीली जगह पे पाँव अब नहीं रखेंगे। वो तब भी आएंगे जब कुछ कम अज़ कम या हुकूमत का आखिरी लम्हे होंगे या इलेक्शन करीब होगा या कोई जुगाड़ लग जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो आए। वो क्यों आए? इतने मज़े का मौसम है वहाँ, इतना अच्छा मौसम है वहाँ बैठे हुए हैं, इंजॉय कर। भट्टी साहब एक आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान सीज़-फायर हो गया? हाँ जी, बैकडोर राब्ते जारी हैं, तीनों गलत हैं। एक ज़हन में रखिएगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिजिटल इलेक्शन के हक़ में हूँ कम अज़ कम ये, लेकिन इसके और ये होना चाहिए कम अज़ कम इलेक्शन कोई एक आध तो ऐसा हो कि जिस पे सारे फरीक मुत्तफ़िक हों। अब इसके 3 फरीक हैं, हुकूमत, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन। हुकूमत का माइंड सेट ठीक नहीं है, नीयत ठीक होगी, लाना चाहते हो, माइंड सेट आग लगा दो, जहन्नम में डाल दो, पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन मिल गया है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ, और ये हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाया, उस वक्त नहीं पता था कि ये फ़लाँ का रिश्तेदार है और फ़लाँ नवाज शरीफ से कनेक्टेड है और फ़लाँ है। इलेक्शन कमीशन से कि इनमें से 10 पॉइंट, 37 में से 10 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर देखा जा सकता है, बाकी 27 मज़का खेज पॉइंट हैं। उनका काम था कि जब हुकूमत का पहला काम था कि ब्रिज बनना, सारों को बिठाना, वो नहीं बने तो इनका काम था बिठाना, वो भी इन्होंने भी 37 पॉइंट मुंह पे मारे और निकल गए। अपोजिशन मैं ना मानूं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, यानी उनका तो काम ना लॉजिक ना दलील ना कुछ। तो अब ये है कि तीनों को एक एक कदम पीछे हट के आना पड़ेगा। ये एक बड़ा इंतखाबी इस्लाहात के मौके पर तीनों फरीक जो है वो तीनों फरीक जिद पे अड़े हैं। हुकूमत सिर्फ इम्पोज करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन मान नहीं रही, ऑपोजिशन जो है वो एक साइड पे खड़ी है, लेकिन तीनों फरीकों को एक मेज पे आना होगा, तभी बेहतरी के फैसले किए जा सकते हैं और उसकी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सिलसिलानामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे कराची की, जहां पर उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखा। संगे बुनियाद रखने के साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शुक्रिया भी अदा किया कि सिंध हुकूमत ने जो ताउन किया है हम उस पर मशकूर हैं। साथ ही साथ उन्होंने फिर से बात की है बंडल आइलैंड के हवाले से कि बंडल आइलैंड पर नज़र सानी की जाए। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है। उम्मीद करते हैं कि K4 मंसूबा 2 साल के अंदर हम मुकम्मल कर लेंगे और पानी कराची के अवाम तक पहुंचाया जाएगा। तो देखना अब यह है कि वफाक और सिंध के दरमियान रवाबित किस हद तक बरकरार होते हैं और अवाम को किस हद तक रिलीफ मिलता है, और दोनों जानिब से जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसका दोनों जानिब से जवाब क्या है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने। मैं दोनों हजरात का बहुत मशकूर हूं। कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। आज वजीर आजम आए, कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखा, वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब ने इल्जाम लगा दिया कि इस मंसूबे की एक्निक से मंजूरी नहीं ली गई, जबकि चेयरमैन रेलवे जो है वो ये मौकिफ रखते हैं हबीबुल्लाह गिलानी साहब कि इसकी मंजूरी भी हुई, सिंध हुकूमत को एतमाद में भी लिया, सिंध हुकूमत की अप्रूवल के बाद ही इसका मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं, क्या यह मंसूबा बगैर बातचीत के शुरू कर लिया वफाक ने? देखिए, अभी मुझे नहीं समझ में आ रही है। अभी पिछले हफ्ते तक तो सिंध हुकूमत ही मुतालबा कर रही थी कि कराची सर्कुलर रेलवे को जो है ना उसी पे के तहत लाया जाए, और फिर अचानक कल परसों इनके जो रहनुमा है असद उमर साहब, उन्होंने ऐलान किया कि हम वज़ीर आज़म साहब आएंगे, ऐलान करेंगे। और आपको याद होगा अभी चंद महीने पहले शेख रशीद साहब ने इस मंसूबे का ऐलान कर चुके, पुराने ट्रेन में बैठ के उसने भी वो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूँगा, वो तमाशा दिखाया। तो बहरहाल मैं तो इस चीज़ पे खुश हूँ कि कम से कम 4था साल पार्लिमानी साल शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म सिंध आ गए और उसने सिंध को भी अपना सूबा समझा। मैं तो खुशामदीद कहता हूँ पहले, और साथ साथ में ये भी याद दिला दूँ जो आज 3 साल में कभी वज़ीर आला को या सिंध हुकूमत किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। और हमने तो पहले दिन से जब ये असम्बली 2018 के इलेक्शन के बाद जो हल्फ लेने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त भी असम्बली में ये तकरीर की थी, ऑफर की थी कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है।
मगर उसका दम बढ़ाने की और हमारी उस खलूस दिल की उन्हें मतलब दूसरा ले लिए कि शायद ये नारो मांग रहे हैं, तो उस वजह से फिर हम भी खामोश बैठ गए। अब चूंकि इलेक्शन साल है, अगर ये हुकूमत रहती भी है तो ये टोटल 1.5 साल समझ लो रह गया। अब 1.5 साल में कराची में जो ने 3 महीने का वादा किया था कि 3 महीने में हम पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना देंगे, आज 3 साल गुजरने के बाद भी आपके सामने महंगाई और सारी चीजें हैं। और कराची में जो जहां पीटीआई के 13 MNA इस वक्त मौजूद है और 28-29 गलबन MP है उसके मौजूद है, और उसके बावजूद आपकी कारकर्दगी उनकी जीरो है। यकीनन पीटीआई के साथी इस चीज का जवाब देंगे या इस चीज पे करेंगे। पूछ लेते हैं पीटीआई के सब पूछ लेते हैं। खुरम शेर ज़मान साहब, ये जो इल्ज़ामात हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि 3 साल बाद अब कराची याद आ गया और कराची में अब इन्हें नया पाकिस्तान याद आ रहा है और कराची के हालात के हवाले से वो सारी जिम्मेदारी आप पे ही डाल रहे हैं। नहीं देखिए जी, ये मुनासिब नहीं है सब कुछ कहना। मैं समझ रहा हूँ कि कराची के अंदर पिछले 3 साल के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने काम किए हैं, आज से पहले कोई तारीख ऐसी है नहीं हमारे पास कि जब हमने NFC के बाद इस तरह के काम देखे हों। क्योंकि देखिए 18वीं तरमीम की जिम्मेदारियां तो सारी सूबाई हुकूमत की आ जाती है ना, लेकिन जब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं काम कर रही तो तकरीबन 6-8 महीने 1 साल के बाद हमने वजीर आजम साहब से गुजारिश करी कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करा है और ना वो करेगी, लिहाजा हमें डिलीवर करना पड़ेगा। अब ये साहब कह रहे हैं कि 3 साल बाद ख्याल आए, तो देखिए नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्रिज जो है उसको बने हुए 2 साल हो गए, नेपी रोड को बने हुए 1.5 साल हो गए, निश्ता रोड को बने हुए 2.25 साल हो गए, मंगोपीर रोड का काम शुरू हुए तकरीबन जो है 7 से 8 महीने हो चुके हैं, फ्रेट कॉरिडोर पे काम ऑलरेडी हो चुका है, काफी हद तक काम K4 पे हो चुका है, ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। पिछले साल 2020-21 के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए पीटीआई के MNAs MPs के जरिए कराची शहर के अंदरूनी गलियां, पार्क्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड और पानी की लाइन, सीवेज की लाइन, ये सारा काम मुकम्मल हो चुका है। हम तो बात करें 21 और 22 की, जिसके अंदर हम KCR की कंप्लीशन पे जा रहे हैं, जिसके अंदर जो ना हम कराची को और बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, हमने उसे किस तरह कराची को और बेहतर शक्ल देनी है। तो ये वो सारे काम है जो कि हो चुके हैं। 52 फायर ब्रिगेड कराची के अंदर आ चुकी हैं, तो हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए हम तो कड़वा घूंट पी चुके हैं। आज से 7-8 महीने पहले भी वजीर आजम साहब ने कराची में, तो आप क्या समझते हैं 40-50 गाड़ियाँ या 60 का बसें और उसके बाद फायर की गाड़ियाँ जो है वो भी 40-50 या 30 या 20 जितनी भी आप लगा लें, और करोड़ों का शहर, सबसे बड़ा शहर, इसके लिए क्या इतना ही आप नहीं मैं मेरे ख्याल से शायद आपको मालूम नहीं, आपको बताता हूँ कि तकरीबन मिला के 80 से 90 बसें हैं जो कि आएंगी और एक ही रूट पे इन्होंने चलना है। उसके अलावा जो KCR अनाउंस हुआ है सर आज, चले आप समझ 80-90 बसें आप समझते हैं कि इस शहर के लिए काफी हैं? आप मुकम्मल नहीं करने देंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा आपको? जी शुक्रिया आपका। तो जो KCR आज जो अनाउंस हुआ है पूरे कराची के अंदर चलेगा ना KCR सर। 80-90 बसें तो खाली ग्रीन लाइन का एक ट्रैक है। KCR मैं समझ रहा हूँ कि कराची के अंदर तकरीबन आपका जो ट्रांसपोर्ट का इशू रिजॉल्व कर देगा, लेकिन आपसे गुजारिश है मेरी कि याद रखें कि ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट की हमारी नहीं है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है जो कि 13 साल से इक़्तिदार में 5 दौर इनके हो चुके हैं। आज तक शहर कराची के अंदर क्या पूरे सूबे सिंध के अंदर एक बस भी नहीं दी इन्होंने, एक बस। हम आज भी जानते हैं कि थर के अंदर बच्चे भूख से मर रहे हैं, आज भी लड़काना के अंदर एड्स के केसेस हैं, कोई इलाज नहीं है, आज भी कुत्ता काट जाए रेबीज की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, आज भी लड़काना जहाँ से बिलावल जीत कर आए वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, नवाबशाह से जहाँ से जरदारी साहब जीत कर आए वहाँ भी हालात बुरे, ना ही तो मुराद अली शाह जहाँ से जीत कर आए सेवन दादू से वहाँ भी लोग रो रहे हैं। तो सर पूरे सूबे सिंध में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, मैं तो बहुत कम जानता हूं। मैं खुर्रम शेर ज़मान साहब कादिर साहब का स्टांस ले लूं, फिर मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। मंदुखेल साहब, आप ये देखिए कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आप वफाकी हुकूमत को काम करने ही नहीं देते और अंदरूने सिंध आप काम करते नहीं हैं, तो ये मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको किस तरीके से रद्द करेंगे? वो कहते हैं NCVID एक अस्पताल आपका है, क्या उसी के सर पे आप पूरे सिंध की कारकर्दगी बताते रहेंगे? चलो शुक्र है, एक अस्पताल तो मान रहे, एक नहीं है 10 जिलों में अस्पताल है और हर शहर के बड़े चौराहे में जो ना स्टैंड बाई गाड़ियां मौजूद है। लेकिन मैं इन्हीं की बात करूंगा खुर्रम शेर ज़मान साहब की, जब आप कह रहे काम नहीं करने दे रहे, तो ये अभी आपके सामने गिनवा रहे थे ये काम हमने किया है और 9 अरब रुपए के हमने तरक्याती काम किए, रोड किए, सीवरेज किए। आपको ये मोहतरम हर किसी चौराहे पे आपको नजर आए अगर ड्रामाबाजी करते हुए सदर पाकिस्तान की तरह, ये पानी जमा हो गया, ये सीवरेज है, ये, तो फिर वो क्या है? अभी परसों तरसों तक ये चीख रहा था, गलियों पे खड़ा था, शरा फैसल पे, तो फिर ये क्या है?
और अगर आप समझ रहे हो कि ये सेवरेज है शारा फैसल, तो जो आपने 9 अरब रुपए खर्च किए तो वो उसी पे खर्च कर लेते जहां आपको नजर आए। और फिर 18वीं तरमीम को रोना पीडब्ल्यूडी इनके हाथ में है। मेरे हल्के NA 249 में कबाइल मस्जिद के पीछे मैं जगह भी बताता हूँ, इनका मलिक शहजाद MP है। एक गली के एल शप गली इसने सीसी फ्लोरिंग किया और दोनों नुकड़ पे उन्होंने वो फाउंडेशन स्टोन लगाया। एक ही गली के दोनों नुकड़ पे, ये तो काम है इनका। और सिंध की ये पहुंच जाता है लड़काना तक, ये थर तक पहुंचे, इनको पुख्तनख्वा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आपको ये चीज मैं बता दूं कि अभी 4 महीने पहले अगर सिंध हुकूमत काम नहीं करती, 4 महीने पहले इनके फैसल वाडा साहब को नाली से बचाने के लिए जो मैंने केस किए, PTI को मैंने 6 नंबर पे भेज दिया। और फिर उसकी भी छोड़िए, पिशावर का वाला दून जो बल्दियाती पिशावर कैंट की 5 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी ने जीती, PTI ने 1 जीती, उसको भी छोड़िए। जो खुर्रम शेर अज़म जिस एरिया में रहता है, इनके सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध आलिम आदिल शेख समेत 19 रहनुमा रहते हैं वहां। क्लिफ्टन कंटोनमेंट के 10 सीटों में से 4 पीपल्स पार्टी जीत के ये 2 जीत चुके हैं। तो भाई कौन सी दुनिया में रहते हो? कब तक ये गाली गलोच का और ये तमाशा ड्रामाबाजी? वो सदर पाकिस्तान को आपको याद है जो किश्ती लेके रोड पे निकला है, जरा उसको बता देना कि ऐवान सदर से निकल के अभी पिछले सीजन में, पिछले दिनों में जो E11 पूरा डूब गया, पूरा गाड़ियों जो समंदर की एक दरिया की शक्ल इख्तियार करे, वहां तो उनको कश्ती कोई नहीं बताते। सवाल ये कि ये सिर्फ जो है ना वो चीखना चिल्लाना, एक गाली गलोच के ब्रिगेड बना हुआ के आप पे इल्जामात। उनका कहना है कि आपकी कोई कारकर्दगी होती तो आप कंटोनमेंट बोर्ड में जीत जाते, फैसल वाडा की सीट जीत जाते, वैसे आपकी वहां पोजीशन बेहतर हो जाती। ये तो जनाब इनको 2023 के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कौन कितना जीतेगा कितना नहीं जीतेगा। लेकिन ये मैं नहीं बहस पे बहस करना चाहता हूँ, और जो जमाने इन्होंने इस्तेमाल किए उम्र का लिहाज करते हुए इनको उस तरह जवाब नहीं दूंगा, बड़े मुझसे। लेकिन देखिए गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 4 सूबों की जंजीर होती थी ना मोहतरमा के टाइम पे। अब ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की जमात तो नहीं है ना, ये तो आसिफ अली जरदारी की जमात है। अब ना ये कश्मीर में रही है, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना पंजाब, ना KP, ना बलूचिस्तान। अब 2023 में देख लीजिएगा, ये सूबे सिंध में भी नहीं रहेगी। और मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, शायद तहरीक इंसाफ से मुकाबला करने के लिए कोई नई ऑपोजिशन जमात आएगी, इनके अंदर मुझे इतना जोर नजर नहीं आता। उसकी वजह क्या है? खुर्रम शेर ज़मान साहब, किन बुनियादों पे आप समझते हैं कि एक सूबे की जमात है और आप कराची में काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उतना नहीं कर सके, उसके बिना भी आप 2023 के इलेक्शन में समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध भर से सफाया हो जाएगा? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं कर सके। मैंने तो आपको तमाम काम उंगलियों पे गिनती करवा दी, और जो काम हो रहे हैं जिसका संगे बुनियाद आज वजीर आजम ने रखा है वो भी मैंने आपको बता दिया। यानी आप ये समझते हैं कि आप जितना काम करना चाहते थे आपने उतना ही किया? दूसरी सर गुजारिश ये है कि आपको मुझसे ज्यादा शायद पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सुबह में पीने का पानी पिलाना, अवाम को अस्पताल में सर्विसेज फराहम कर, या बच्चों को स्कूल में तालीम देना, या स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करना, ये वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं है सर। कि तमाम जिम्मेदारियां जो हैं ये आती है सूबाई हुकूमत की। अगर पंजाब या KP में भी अगर ये नहीं हो रहा तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट की गलती होगी। लेकिन मुझसे ये सवाल कर देना कि सूबे सिंध में आवाम को पीने का पानी क्यों नहीं है, स्कूलों में तालीम क्यों नहीं है, अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है, स्ट्रीट क्राइम क्यों है, ये तो सर नाइंसाफी होगी ना मेरे साथ। ये सवाल अगर इनसे किया जाए जिनकी हुकूमत है, जिनको 18वीं तरमीम के तहत पैसा मिलता है, NSC के तहत पैसा मिलता है, और फिर मुझसे पूछा जाए, मुझे तो सर आप अप्रिशिएट करें ना, मुझे तो आप शाबाशी देंगे। मैं इसी पे कादिर मंदोखेल साहब का भी जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ पे लेनी हमें एक शॉर्ट ब्रेक। मैं मुकम्मल कर लूं सर, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, इस पे मजीद भी मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी कादिर मंदोखेल साहब, खुर्रम शेर ज़मान साहब कहते हैं कि आप हमसे क्यों पूछते हैं कि हमने इतना कुछ क्यों नहीं किया? हमने तो बहुत कुछ कर दिया वफाकी हुकूमत में होते हुए। 18वीं तरमीम के तहत तो ये सब कुछ आपको करना चाहिए था। ये जब 9 अरब रुपए गिनवा रहे थे तो ये कौन सी 18वीं तरमीम के रास्ते में रुकावट आई जो उन्होंने काम किया है? नंबर 1 बात। कादिर मंदोखेल साहब देखें, MNAs को फंड्स मिलते हैं, MPs को फंड मिलते हैं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो सवाल है कि 18वीं तरमीम के तहत जो आपके काम थे उनका मलबा इन पर क्यों? आप मुझे बोलने देंगे? जी जी बोलें।
बात यह है कि जो उन्होंने काम गिनवा है कि 9 अरब का किया है, और 18वीं तरमीम की भी बात करें तो वो कैसे कर दी उन्होंने। मैं तो सवाल सिर्फ इतने ही कर रहा हूं। PWD महकमा इनके पास है, मेरे हल्के में फैसल वाडा और मलिक शहजाद ने, इनके लोगों ने एक काम के 2 डिपार्टमेंट से पैसे लिए, वो भी अभी हिसाब चल रहा है, अभी हिसाब करेंगे। बातें करें, सवाल का जवाब देना आप यार, सवाल का जवाब दे जो उन्होंने आपसे सवाल किया है। आप क्या मलिक शहजाद हो, आप ये बताएं कि ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी ये सारे काम होगी, ये बताएं मंदोखेल साहब। खुर्रमशेर जमान साहब, आपसे सवाल वो एक कर रहे हैं, आप जवाब उनको जेड का दे रहे हैं, उनका भी टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं, तो पॉइंट जवाब देना। आप सब्र कर ले। आप मेरी उम्र का लिहाज करते हुए आपको आसिफ अली जरदारी साहब की बीमारी और उम्र का याद दिया है, जो हर गली गलोच में आप गाली गलोच करते हो, और यहाँ जब आप करेंगे, आप जब लूटेंगे खुर्रमशेर जमान साहब थोड़ा सा तहम्मुल, जवाब आ जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो जवाब दे नहीं रहे आपको, क्यों नहीं जवाब दे रहे आपको? सुन लेना, अपनी पारी पे बोले ना, सवाल का जवाब दें, छोड़े ना सारी बातें। आपने बहुत गाली गलोच की है सिंध हुकूमत के खिलाफ, अब जरा पंजे में आए करो, मेरे जवाब। चलो मेरा ख्याल है खुर्रम साहब 1 मिनट उनको जवाब ले लेने दें, हमें खुर्रम साहब जवाब लेने दें। आपके सवाल का जवाब दें पहले। मेरी क़यादत के खिलाफ गाली गलोच के, अभी मेरा वो ना करे, एहतराम ना करे। आप जितना सवाल का जवाब देना, क्यों गुस्सा होते हैं? सवाल का जवाब दें आप उनको, ये काम किसने 18वीं तरमीम के? आप दोनों हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, आप सियासतदान हैं, अवाम ने मुंतखब किया आपको। अब मैं खुर्रमशेर जमान साहब आपकी जानिब आता हूँ। मंदोखेल साहब जो सवाल राना अजीम साहब ने किया उसका स्पेसिफिक जवाब दे दें, फिर मैं खुर्रमशेर जमान साहब की तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, सवाल ये 18वीं तरमीम के जरिए जो काम हमारी हिस्से का है, आपको अस्पतालों को तो आप खुद मान रहे हैं कि हमने दिल के अस्पताल का पूरे जाल बिछा दी, यहाँ से लेके सकर तक, ये तो आप मान रहे हैं। बेनजीर ट्रॉमा सेंटर ये सी 18वीं तरमीम के जरिए बनी है, कराची का टॉप का आगा खान लेवल का। पाकिस्तान का पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो गंबट में बना हुआ है, ये पाकिस्तान का क्या एशिया का टॉप है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप आइए 18वीं तरमीम का जो सीवरेज सिस्टम है या जो जिली हुकूमत, आपको पता है एक सूबाई हुकूमत होती है, एक वफाकी हुकूमत है और नीचे जिली हुकूमत है। और जिली हुकूमत का MQM का यह हाल था कि आपके सामने चीफ जस्टिस ने मेयर वसीम अख्तर को बोला कि आप घर जो आपके पास इख्तियार नहीं था, वो भी हमने उस हवाले से हमने वो काम भी, यानी जो काम हमारा नहीं भी था, हमने रोडों का, हमने सीवरेज का, हमने पानी का, ये सारा काम किया। अब जो इन मौसम जो तख्तियां लगा रहे हैं कि हमने ब्रिजेस बनाया, ये नवाज शरीफ का दिया हुआ प्रोजेक्ट था जो 2018 में कंप्लीट होना था, वो 2018 से लेट होगा, 80% काम हो चुका है। इन्हीं ने आपके उस पर तख्तियां लगानी है कि हमने 3 ब्रिज बना लिए, और फिर वो 52 गाड़ियों की जो बात कर रहे हैं ना, वो फायर ब्रिगेड वाले का, आज इनको पता चला है कि उसकी तो ड्राइवर ही नहीं है। वो भाई जब आप गाड़ी मंगा रहे थे तो आपकी नजर में वफाकी हुकूमत ने जो इकदाम किए उनमें से बहुत से मंसूबे तो ऐसे थे जो पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगाई गई, और बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जो शुरू होने पे पता चल रहा है कि उसमें बहुत सी रुकावटें हैं। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब और खुर्रमशेर जमान साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब में जाली ड्राइविंग लाइसेंसेस का कारोबार सरगर्म हो चुका है, इस पर तफसीलन बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन पाकिस्तान में कवानीन जो हैं उस पर अमल दरामद किस हद तक होता है, इस पे बात करेंगे। ट्रैफिक जो लाइसेंस है वो जो बनता है वो कितने मराहिल गुजार कर बनता है, उसकी अथेंटिकेशन क्या है। अब जो स्टोरी मंजर आम पे आई है उसके मुताबिक गैर कानूनी लाइसेंसेस बन रहे हैं, इनमें कितनी हकीकत है इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब सुहेल अख्तर सुखेरा साहब ने। सुखेरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुखेरा साहब, आज से अगर 2-3 साल पीछे चले जाएं तो ना कोई सिफारिश चलती थी, ना किसी की बात मानी जाती थी। जो ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के हवाले से वो बाइक का भी हो, गाड़ी का भी हो, उसूलों कवानीन पे पूरा उतरता था, सिर्फ उसे ही लाइसेंस मिलता था। लेकिन अब कुछ बातें और गर्दिश कर रही हैं कि कुछ अनासिर भी मुलव्वस हैं कि जो आपको लाइसेंस बनवा के दे देते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बात दुरुस्त है कि महकमे में ये कुछ ऐसी गाड़ी मेले जरूर मौजूद हैं जो स्काउट्स के जरिए या अदरवाइज जो है इलीगल मीन्स यूज करके
ग्रेटिफिकेशन के जरिए और सिस्टम को ब्रीच करके रिसीव करके लाइसेंस बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें समटाइम्स कामयाब भी होते हैं। ये बिल्कुल शिकायत मौसूल हो रही है। इसमें कुछ हमारे महकमे के जो अफसरान हैं उनकी कनाइमस भी शामिल है और ये इसको हम लोग एज अ चैलेंज इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं। सीएम पंजाब इसमें बहुत उनकी ऑब्जर्वेशन क्लीन थी और वो डिटरमिन्ड है कि ये जो सेक्शन है इसको हम ठीक करेंगे। इसी तरह जो हमारे आईजी साहब हैं राव सरदार अली खान साहब, वो भी जीरो टॉलरेंस और नो नॉनसेंस वाले पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बहुत ही अच्छी उनकी रेपुटेशन है हमारे सर्कल्स में भी। उनका भी बड़ा ही इस पे व्यू क्लियर है कि जो बंदा पकड़ा जाएगा उसको स्पेयर नहीं करेंगे और इस पे मुख्तलिफ अजला से पकड़े गए हैं लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, जिसमें वो टेस्ट को ब्रीच करते थे और उसको शॉर्टकट के जरिए एग्जाम्स जो थे वो पास करवा देते थे। तो उनका बिल्कुल सकरा साहब, वो एक वीडियो भी मैंने देखी है, वो वीडियो भी एक मंजर आप पे आई, आपने उस पर एक्शन भी लिया और दो तगड़े डीएसपी जो हैं डीजी खान और एमआर खान से जिनका तल्लक है, जिनके मतलब कहा जाता था इन्हें कभी तब्दील नहीं किया जा सकता, उनको क्लोज भी कर दिया, क्लोज लाइन भी कर दिया। क्या ये सख्त इक़दाम जो हैं ये जारी रहेंगे और क्या पाकिस्तान से वाकई ये जाली लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस इसका खात्मा हो सकेगा? जी राना साहब बिल्कुल, और ये आप बिलीव करें कि इसमें एक डीएसपी जो थे वो डीजी खान से थे और एक रहीम यार खान से भी काफी लोगों को पुल आउट किया गया है और भावर नगर से इसी तरह थे। और तो ये हमारे साथ इसमें सीएम साहब पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनकी सपोर्ट थी, आईजी साहब की सपोर्ट थी और उसी सपोर्ट से हम लोग इंशाल्लाह इस मेहनत को जड़ से उखाड़ेंगे और ये जो एक वायरस की तरह ये सारे सूबे में फैला हुआ है और हर जिले में ये क्रीप इन कर चुका है, इसको हम बिल्कुल अपरूट करेंगे। ये एक ऐसा माफिया है जिसने हुकूमत नहीं चलने दी, ये एक ऐसा माफिया है जिसने बड़े बड़े लोगों को तब्दील करा दिया। तो क्या आप इस माफिया का मुकाबला कर सकेंगे? हुकूमत तो नहीं कर सकती थी। राना साहब नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ये हुकूमत की सपोर्ट के साथ ही आप देखेंगे और मीडिया की सपोर्ट के साथ मेरे बहुत सारे दोस्त जर्नलिस्ट जो हैं वो मुझे इसमें गाइड करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। लोकली बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोगों ने बोर्ड जो है वो फिक्स करवा दिए हैं डीएसपी साहबान के ऑफिसर्स के जो है ऑफिस के सामने। सुखेरा साहब ये बताइए इन्होंने सिस्टम को ब्रीच कैसे किया? यानी बड़ा मरबूत निजाम बनाया गया, सीसीटीवी कैमरे ऑफिस में लगे हुए हैं, जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो आप फ्रंट डेस्क पे जब पहुंचते हैं वहां भी आपकी तस्वीर बनती है। तो इस सारे सिस्टम से हटके ये जाली लाइसेंस किस तरह बन गए? ये बेसिकली जो जाली लाइसेंस है ना, एक्चुअली इट्स नॉट अ जाली लाइसेंस, क्योंकि जो पहले जाली लाइसेंस बनते थे वो खत्म हो चुके हैं। अभी जो मौजूदा सिस्टम में हमारे पास ड्राइवर्स लाइसेंस है उसमें 9 सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तो वो जो जाली लाइसेंस बनता था ना वो नहीं है। ये लाइसेंस बनता है लेकिन इसमें बनता 2 नंबर तरीके से है। जी हाँ बिल्कुल, उसमें जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनकी या कनाइमस है या उनकी गफलत है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह टॉलरेट नहीं होंगी और जो माफियाज बिल्कुल मजबूत होंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट से और जो गवर्नमेंट का आम है उससे ज्यादा मजबूत नहीं है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कानून से ज्यादा ताकतवर यहाँ इस माशरे में आज भी कोई शख्स नहीं है और जो भी इस खिड़की में आएगा, जो भी इस फंदे में आएगा वो इंशाल्लाह स्पेयर नहीं होगा, खा उसके पीछे कोई भी हो। और इसमें गवर्नमेंट की हमें बड़ी सपोर्ट शामिल है और पॉलिटिकल विल है कि इसमें करप्शन का हमने खात्मा करना है और जो करप्ट अनासर है उनका मुहासबा होगा। इसी तरह ये ट्रॉलीज हैं, आप देख रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम लोग बड़ा एक्सटेंसिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं। ये जो बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग करते हैं और रिफ्लेक्टर्स नहीं है जिसके बायस एक्सीडेंट्स होते हैं। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि 3,500 के करीब मर्डर केसेस रजिस्टर होते हैं पंजाब में और 4,500 के करीब जो हैं वो लोग एक्सीडेंट्स में अपनी जान जाया करते हैं। और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि
इस तरफ हमारी उम्मीद करते हैं कि आपकी सरबराही में अब जो नए ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे वो मुकम्मल मराहिल को गुजार कर बनाए जाएंगे और इस तरह के अनासिर को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी जो जाली तरीके से लाइसेंस बनवाते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल अख्तर सुखेरा साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।